तो सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। उत्तराखंड में अब मीट परोसने वाले होटल और रेस्टोरेंट को साफ साफ बताना होगा कि मीट हलाल है या फिर झट्टा। इसके लिए बाकायदा बोर्ड लगाना होगा। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने इसके लिए आदेश जारी किया है। होटल और रेस्टोरेंट को बताना होगा कि किस तरह का मीट इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए डीएम को एक निर्देश भी दिया गया है, जिसके बाद नैनीताल और रुद्रप्रयाग में इसका आदेश लागू कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। रुड़की के पिरान कलियर में चल रहे सालाना उर्स में पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नागरिक का नाम शेख अब्दुल रफीक है, जो बांग्लादेश के बागेरहाट जिले के मौनी गांव का रहने वाला है। अब्दुल रफीक साल 1998 में भारत आया था और तब से देश के कई इलाकों में रह चुका है। वो 24 सितंबर को गुजरात के भरूच से रुड़की में उर्स के लिए आया था, जहां पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसका नाम शेख अब्दुल रफ़ीक है, पुत्र शेख अब्दुल अजीज़, और वो ग्राम मौनी, ज़िला बागेरहाट, खुलना, बांग्लादेश का रहने वाला है। और इससे पूर्व 2012 से वो भरूच, गुजरात में रह रहा था। क्या देवभूमि में 90 के दशक वाले खालिस्तान आतंकवाद के बीज अब भी जिंदा हैं? क्या देवभूमि की शान धरती का इस्तेमाल खालिस्तानी आतंकी देश को दहलाने के लिए करना चाहते हैं? आखिर क्यों उठ रहे हैं ये सवाल, ये सबसे अहम महत्वपूर्ण बात है। आइए इसी पर हमारी इस रिपोर्ट को देखते हैं। आतंक और आतंकवादियों की जांच करने वाली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की दस्तक से बुधवार को देहरादून से लेकर ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर तक हलचल रही। एनआईए की टीम ने खालिस्तान आतंकियों से टेरर कनेक्शन के चलते प्रदेश के 2 गन हाउस यानी बंदूक बेचने वालों के यहां छापेमारी की। देहरादून के रॉयल गन हाउस के मालिक परीक्षित नेगी को बाकायदा एनआईए की टीम अपने साथ हिरासत में लेकर दिल्ली चली गई। नेगी का इससे पहले भी टेरर कनेक्शन सामने आया था। उन पर खालिस्तान समर्थकों को बंदूक की गोलियां उपलब्ध कराने का आरोप है। और चूंकि इनकी कार्रवाई काफी गोपनीय रहती है, तो इस संबंध में जानकारी मिली है कि क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में एक जो गन का शॉप थी, जिसके पास वो पूर्व में भी मामले में अरेस्ट हुआ था 2-2.5 साल पहले, उसी मामले में एनआईए द्वारा यहां पर रेड की गई है। क्या उनसे फाइंडिंग्स निकली है, क्या उसमें एविडेंसेस आए हैं, चूंकि इस संबंध में उनकी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये इस बात की कभी पुष्टि हुई कि उनके द्वारा यहाँ रेड की गई घर पर, उसके रेजिडेंशियल आवास पर। एनआईए की दूसरी कार्रवाई ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में हुई, जहां आसिम गन हाउस के मालिक शकील अहमद के घर एनआईए की टीम ने बुधवार तड़के दस्तक दे दी। शकील अहमद पर साल 2016 में पंजाब में हुए नाभा जेल ब्रेक में शामिल बदमाशों के साथ ही हाल ही में कुछ खालिस्तानी आतंकियों को भी हथियार सप्लाई करने का आरोप है। ये ऐसे हथियार हैं जिनका देश के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। नाभा जेल का ब्रेकआउट की मामला हुआ था आज से कई साल पहले। उसमें एक व्यक्ति जो बंद हुआ था, वो वहाँ मूल रूप से बाजपुर का रहने वाला है, जो यहाँ पर आके रह रहा था। उसकी गतिविधियों के संबंध में काफ़ी इनपुट्स इनको मिली थी। वो हमारे को ऑपरेशन के बारे में पूरा इनपुट्स था। दरअसल देहरादून और ऊधम सिंह नगर ये दोनों ही जगहें 1990 के दशक से ही खालिस्तानी आतंक की विचारधारा के समर्थकों का एक सॉफ्ट अड्डा रही। यहाँ के लोगों का पंजाब और कनाडा से संबंध इस टेरर कनेक्शन को खाद पानी देता रहा है। यही नहीं, कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी भी इन दोनों जगहों पर काली निगाह रखते हैं और एनआईए कार्रवाई की जद में आए 2 गन हाउसेस के मालिक इसका जीता जागता सबूत हैं। देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल के साथ हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में पुष्पांजलि बिल्डर्स पर एक और बड़ा एक्शन हुआ है। फरार डायरेक्टर दीपक मित्तल के पिता अश्वनी मित्तल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अश्वनी मित्तल पीडब्ल्यूडी से सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग के पद पर रिटायर हुए थे और पुष्पांजलि प्रोजेक्ट्स में फ्लैट्स के नाम पर निवेशकों से पैसा ठगने का आरोप है। पुलिस ने अश्वनी मित्तल पर 2 केस के साथ गैंगस्टर एक्ट में भी केस दर्ज किया है। पुष्पांजलि बिल्डर्स ने करीब 50 करोड़ की ठगी की थी, जिसके बाद
डायरेक्टर फरार हो गया। इसी मामले में दूसरे डायरेक्टर राजपाल वालिया की पत्नी शिफाली को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया, जबकि दीपक और राजपाल पर 50-50 हजार का इनाम घोषित है। साथ ही साथ एक सीए और एक फिल्म डायरेक्टर की बात भी आ रही है जो कहीं ना कहीं इस पैसे के बीच में शामिल थे। तो अभी चूंकि ये प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स है और उसमें क्या उनकी संलिप्तता थी, जेन्युइन बायर से जेन्युइन इन्वेस्टमेंट थी कि कहीं ना कहीं पैसे की इन्वेस्टमेंट लगाई गई थी ब्लैक मनी की, सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन प्रवास रंग ला रहा है। लंदन दौरे के तीसरे दिन प्रमुख बिजनेस हाउसेस के साथ बैठक में अलग अलग कंपनियों के साथ 4,800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन हुए हैं। औद्योगिक समूह कयान जेट के साथ 2 अलग अलग एमओयू में 3,800 करोड़ और उषा ब्रेको के साथ 1,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू साइन हुआ। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए 2 अलग अलग जगहों पे और लगातार एमओयू साइन हो रहे हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कयान जेट के साथ उत्तराखंड में स्कीइंग रिजॉर्ट विकसित करने के लिए 2,100 करोड़ और केबल कार प्रोजेक्ट के लिए 1,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन हुआ। कयान जेट औली, दयारा बुग्याल और मुनस्यारी में स्कीइंग रिजॉर्ट प्रोजेक्ट्स विकसित करने को लेकर सहमति बनी है। इसी के साथ रोपवे के क्षेत्र में उषा ब्रेको लिमिटेड के साथ हरिद्वार और अन्य जनपदों में रोपवे विकसित करने पर सहमति बनी। लंदन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शिक्षा, पर्यटन, आईटी और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े 80 उद्योग घरानों के प्रतिभाग लिया है। उद्योग घरानों ने सीएम के नेतृत्व में गए डेलीगेशन ने इंडिया हाउस और पार्लियामेंट हाउस का दौरा भी किया। ब्रिटेन के संसद सदस्यों से बातचीत की। मुख्यमंत्री धामी ने सभी निवेशकों को दिसंबर में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उत्तराखंड आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री धामी ने लंदन दौरे पर अप्रवासी भारतीयों से बातचीत की है, जिसमें बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वो 3 दिन से लंदन में हैं और उनको भरपूर प्यार यहां मिल रहा है। उत्तराखंड के लोग उन्हें प्यार और सम्मान दे रहे हैं, जिसके लिए वो अभिभूत हैं। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड का विकास ही उनका लक्ष्य है। अप्रवासी उत्तराखंड के लोगों के द्वारा अनेक प्रकार से, जैसे हम लोग एयरपोर्ट से यहाँ पहुंचे, उनके द्वारा जिस प्रकार से, जिस आत्मीय भाव से यहाँ हमारा स्वागत किया गया, जिस प्रकार से हमारी माताओं बहनों ने रोली चंदन लगाकर और हमारे उत्तराखंड का जो हमारी माताएं बहनें किसी मंगल अवसर पर जिस वस्त्र को धारण करती हैं उसको पिछोड़ा बोलते हैं। उस पिछोड़े को धारण करके जिस प्रकार से उन्होंने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे यूके में एक और यूके सोसाइटी है। विकासनगर के सहिया के पास कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की नई बिल्डिंग के निर्माण कार्य में लगे मजदूर अपना बोरिया बिस्तर समेटकर फरार हो गए, लेकिन उनके फरार होने का कारण किसी को नहीं पता है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक मजदूर को राजस्थान की पुलिस गिरफ्तार कर ले गई थी और यह भी कहा जा रहा है कि ठेकेदार ने इन मजदूरों का कोई वेरिफिकेशन भी नहीं कराया है। ये मजदूर रोज शराब पीकर लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, जिसमें से 2 के सिर भी फूट चुके हैं, जिसके बाद हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को डर सताने लगा था और फिर वार्डन से शिक्षा विभाग को इसके लिए पत्र भी लिखा गया था। वही मजदूरों के वेरिफिकेशन न कराने पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। बोले हैं कि हमें आधार कार्ड भेज दो,
हम वेरिफिकेशन कराना है। जब ये पता चला कि यहाँ पे एक आदमी की अरेस्टिंग हुई है कल, तो वो व्यक्ति कहाँ का था और किस उसमें उसकी अरेस्टिंग की गई? उसको तो अभी पता नहीं था। वो एक दो रोज हम तो खुद देहरादून गए, पकड़ कर लेकर गए, तो उनसे पूछा गया कि क्या बात है, तो बोले कि वो राजस्थान में कोई कांड करके आया रखा है लड़का, यहाँ पर भाग कर उसी को पकड़ने आए। खबर टिहरी से, जहां तो ये खबर अगली टिहरी से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। महेंद्र भट्ट का नई टिहरी चौक में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। टिहरी में महेंद्र भट्ट ने क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। सभी अपने जो हमारे आज के मुख्य उत्तराखंड बीजेपी के पहले प्रदेश अध्यक्ष पूरन चंद शर्मा का 78 साल की उम्र में निधन हो गया। हल्द्वानी के करीब रानीबाग चित्रशिला घाट में पूरन चंद शर्मा को अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई से पहले पूरन चंद शर्मा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए भाजपा के कुमाऊं कार्यालय में रखा गया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं समेत कई नेताओं ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। पूरन चंद शर्मा उत्तर प्रदेश के समय में पहले पर्वतीय विकास मंत्री रहे। राज्य बनने के बाद बीजेपी ने साल 2000 में उन्हें अपना पहला प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और मैं समझता हूं कि पूरे जब भी उत्तर प्रदेश में भी हमने उनके साथ काम करने का अनुभव रहा है। पूरन शर्मा जी ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत उस समय के समय में जनसंघ के टाइम में और भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जो काम किया है और कार्यकर्ताओं के निर्माण उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। निश्चित रूप से माननीय पूरन शर्मा जी पूरे उत्तराखंड के एक बड़े नेता के रूप में रहे हैं। पहले पर्वतीय विकास मंत्री रहे, मंडी परिषद के अध्यक्ष भी रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश के अंदर बहुत उन्होंने विकास किया है। निश्चित रूप से बीजेपी के लिए उत्तराखंड में एक अपूर्णीय क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। इधर बद्रीनाथ हाईवे पर बरसात के दौरान बने गड्ढे दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। नेशनल हाईवे पर सड़क कटिंग का काम भी लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा। हेलक से लेकर जोशीमठ और विष्णु प्रयाग से लेकर गोविंद घाट तक सड़क काफी खतरनाक हो चुकी है। स्थानीय लोगों के साथ साथ यात्री वाहनों को सड़कों के गड्ढे परेशान करने लगे हैं। हालांकि एनएच सड़क ठीक करने का दावा कर रहा है, लेकिन अभी भी धरातल पर हालात सुधर नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली से कोटद्वार के लिए ट्रेन सेवा की शुरुआत होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। रेल मंत्री ने राज्यसभा सांसद और बीजेपी के मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी को लेकर चिट्ठी लिखी है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कुछ दिन पहले रेल मंत्री से मुलाकात की थी और दिल्ली कोटद्वार ट्रेन चलाने की मांग की थी। इसके बाद अब कुछ ही दिन बाद रेल मंत्री ने ट्रेन चलाने को लेकर जानकारी दी है। अनिल बलूनी का कहना है कि कोटद्वार और पूरे गढ़वाल के लोगों की लंबे समय से ये मांग थी। इसके लिए उन्होंने रेल मंत्री को धन्यवाद दिया है। वहाँ का व्यापार संघ, वहाँ के तमाम संगठनों ने कई बार मांग की थी कि इस तरह की एक रात्रि की रेल सेवा वहाँ से शुरू होनी चाहिए। इस चीज को समझते हुए मेरी रेल मंत्री जी से वार्ता हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि एक ऐसी ट्रेन की आवश्यकता है और उन्हें बहुत ही जल्दी 20-25 दिन के अंदर ही उन्होंने मेरी मांग को माना और एक ट्रेन का आज उनका पत्र आया है। अभी उसका टाइम टेबल भी मेरे पास आ गया है। तो इससे बहुत बड़े भूभाग को लाभ भी होगा और गढ़वाल के लोगों को एक सुगमता के साथ दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी भी हो पाएगी। हम रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी का बहुत आभारी है और पूरे गढ़वाल के लोग उनका धन्यवाद करते हैं। और आगे बढ़ेंगे, उससे पहले नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। रुड़की में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल सड़कों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने एडीबी के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाया। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस नेता अनुकृति गुसाई ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही महिला आरक्षण की मांग की है। देहरादून के क्लेमेंट टाउन में शनिवार को हुई चेन स्नेचिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी मुदस्सर को गिरफ्तार किया।
हरिद्वार एसएसपी ने जिले भर में भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कई स्थलों का निरीक्षण किया। साथ ही कुछ एक्सीडेंट वाले पॉइंट को भी चिन्हित किया गया है। डेंगू के बढ़ते केस पर सियासत जारी है। बुधवार को आम आदमी पार्टी ने भी मुद्दा उठाते हुए स्वास्थ्य निदेशालय में धरना दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बागेश्वर में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। इसमें कई लोगों ने रक्तदान किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह गुरुवार को विश्व प्रसिद्ध तीर्थधाम केदारनाथ पहुंचेंगे। राज्यपाल 7:55 पर हेलीपैड पर उतरेंगे, जिसके बाद वो भगवान केदार के दर्शन करेंगे। विश्व पर्यटन दिवस पर बागेश्वर में साइकिल रैली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा है कि जिले में पर्यटक को लाने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार एक तीर्थाटन के साथ बड़े पर्यटन क्षेत्र के रूप में भी विकसित हो रही है। विश्व पर्यटन दिवस पर साधु संतों ने भी हरिद्वार आने वाले सैलानियों को शुभकामनाएं दी। रुद्रप्रयाग में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह स्थल त्रिवेणी नारायण में वामन द्वादशी मेला धूमधाम के साथ मनाया गया। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु वामन रूप में अवतरित हुए थे। आगे बढ़ते हैं। चंद्रवंशीय राजाओं की कुलदेवी व पहाड़ों की आराध्या मां नंदा सुनंदा को आज विदा कर दिया गया। पूरा नैनीताल इस दौरान नंदा में दिखा है। तो बेटी को विदा करने के लिए यहां पर हजारों की संख्या में लोग जुटे थे और सबने जाते जाते बेटी की एक झलक देखी। पहाड़ की कुलदेवी नंदा बुधवार को अपने मायके से लौट गई। इस दौरान नैनीताल भक्ति में डूबा रहा तो हजारों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए। मंदिर से मां नंदा का डोला निकला तो मां के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। इस दौरान लोक संस्कृति के विभिन्न रंग देखने को मिले। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने भी पहाड़ की आराध्य राजराजेश्वरी कुलदेवी को भेंट देकर विदा किया। बेटी को विदा करने का दुख भी लोगों में दिखाई दिया। हालांकि ये मां नंदा की आस्था का नजारा है कि हर कोई इस रंग में रंगा नजर आया। फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। देवताओं का वास है उत्तराखंड में। जी हाँ। किस तरह की फीलिंग इस पूरी भीड़ और इस कल्चर को देख के? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ससुराल तो जा रही है लेकिन हमारा तो ऐसा रिश्ता है कि हमारी तो दिल में रहती माँ। ससुराल मायके का तो चक्कर ही नहीं है हमारे साथ माँ का। तो बहुत दुख होता है। ये रिवाज है तो रिवाज के अनुसार सांसारिक रिवाज है। मां नंदा सुनंदा पहाड़ की कुलदेवी है। साथ ही नंदा को बेटी के रूप में भी माना जाता है। नैनीताल में 20 सितंबर से महोत्सव शुरू हुआ और 23 सितंबर को प्राण प्रतिष्ठा के बाद मां ने अपने भक्तों को दर्शन दिए। 6 दिनों की आराधना के बाद पहाड़ की कुलदेवी का नगर भ्रमण हुआ और फिर मां नंदा को कैलाश के लिए विदा कर दिया गया। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में 2 दिवसीय बद्रीश पंचायत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी रखा गया है। कार्यक्रम के पहले दिन स्थानीय कलाकारों के साथ साथ उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह ने अपने गीतों से समा बांध दिया। इस दौरान तीर्थ यात्री और स्थानीय लोग पहाड़ी गीतों पर झूमते नजर आए। पिछले साल से बद्रीश पंचायत महोत्सव का आयोजन बद्रीनाथ धाम में नगर पंचायत के माध्यम से किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में डेंगू केस बढ़ने की बड़ी वजह है सड़क से लेकर घर तक की जा रही लापरवाही। आलम यह है कि जगह जगह सड़क खुदी पड़ी है, बीच सड़कों पर जल जमाव है। देहरादून नगर निगम ने कुछ दिनों पहले ही डेंगू से निपटने के लिए फॉगिंग अभियान चलाया था। साथ ही घरों, दफ्तरों में लार्वा मिलने पर चालान की कार्रवाई भी की।
जिससे नगर निगम ने करीब 16 लाख की वसूली भी की थी। लेकिन डेंगू के केस कम होने की बजाय और ही बढ़ गए हैं। अब जरा शहर की इन तस्वीरों को देखिए। सड़क पर खुदे गड्ढे में पानी भरा हुआ है और कैसे डेंगू का लार्वा इन जगहों पर पनप रहा है। ये हाल शहर में सिर्फ एक जगह का नहीं, बल्कि धर्मपुर, कारगी, आराघर, ईसी रोड, कई जगह पर यही हालात है। अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी जो काम कर रही है ना, इनका मुझे तालमेल कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनके 6 तो ठेकेदार हैं। एक दिन एक ठेकेदार आता है, दूसरे दिन कोई दूसरा ही नया ठेकेदार आता है, ठीक है ना। और ये काम कभी खोद देंगे, आधा छोड़ के फिर 10-10 दिन गायब हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क्स में अगर कहीं पे इस प्रकार से पानी स्टे हो रखा है तो उनके द्वारा लार्विसाइडल का स्प्रे या फिर उसमें जो है तारपीन का तेल और ये सब केरोसिन ऑयल वगैरह डाल के भी उसको लार्वा को रिमूव किया गया है। इस केस में उनके द्वारा कुछ जगह से तो सफाई करवाई गई है, पर कुछ जगहों की हमारे पास जो शिकायतें आ रही हैं उनको चेकिंग करके यदि वहां पे शिकायतें ठीक पाई जाती है तो उनका भी चालान किया जाए। आलम यह है कि अधिकारी भी मान रहे हैं कि जब वो चेकिंग के लिए जा रहे हैं तो निर्माणाधीन इमारतें, लोगों के घर से लेकर स्कूल, ऑफिस, कई जगहों पर डेंगू लार्वा मिल रहे हैं। लापरवाही कई लेवल पर हो रही है। अगर अभी स्थितियां नहीं सुधारी गई तो डेंगू मरीजों का ये आंकड़ा इसी तरह बढ़ता रहेगा। देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। द जोशीमठ में नगरपालिका और आईटीबीपी ने पर्यावरण दिवस पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में सफाई अभियान चलाया। साथ ही लोगों से पर्यटक स्थलों को साफ सुथरा रखने की अपील की है। इस दौरान पर्यटक स्थल पर बढ़ी हुई झाड़ियों को भी काटा गया। रास्ते में जो गंदगी फैली हुई थी उन्हें भी हटाया गया। बागेश्वर में उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी की ओर से विवेकानंद स्कूल में संस्कृत प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में नृत्य, श्लोक उच्चारण, समूह गान, नाटक और संस्कृत भाषण की प्रतियोगिता हुई। इसमें जिले के कई स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।